हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स चैनल लैडर टू सक्सेस, जैसा कि हमारा लोगो है। ठीक है, इस सेशन में आपको बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। ये आपका सेशन जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीएम्बल से होंगे, जो कि मैं अपने लास्ट सेशन में इसको कम्प्लीटली बता चुकी हूँ। और अगर आपकी ये पहली क्लास है और आपने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने वहाँ पर आपको लिंक दे रखे हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे आप ऑलरेडी के प्रीवियस क्लासेस के, जिसमें मैंने आपको वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है डिस्कस कर रखा है। उसके आपको जो है टॉप 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं जो कि आपके बहुत अच्छे लेवल हैं। यहाँ से आपका जो है हमारा एक ही एम है जो आपको एग्ज़ाम में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करवाना। आपको करना क्या है उसके लिए कि आपको हमारे साथ लास्ट पूरी सीरीज़ तक बने रहना है। हमें पूरा विश्वास है, ये हमारी पूरी गारंटी है कि हम आपके एग्ज़ाम्स में एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हम आपको उसमें जो है 50 आउट ऑफ 50 जो है स्कोर करवा ही देंगे। ठीक है, तो हमारी यही आशा है कि आप हमारे साथ बने रहिए। और आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो आज का मोटिवेशन है, ना सफ़र थकाता है, ना सफ़र डराता है, ये खौफ है मुकाम का सारी रात जगाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी सक्सेस को अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आपको बाहर आना ही पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, आपको नींद जो है आपको छोड़नी ही पड़ेगी, तभी आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट इंक्लूड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो भारत की प्रस्तावना में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में 1975 में नहीं था। तो आप मुझे इसके आंसर्स बताइएगा। मैं आपको इसमें जो है ऑप्शन दिखाती हूँ। इसका जो ए ऑप्शन है, इसका आपका जो है इसका ए ऑप्शन है फ्रेटर्निटी, बी इज सोवरेन, सी इज इंटीग्रिटी एंड डी इज इक्वलिटी। तो बताइए इसके क्या ऑप्शन होंगे? ए फ्रेटर्निटी, सोवरेन, इंटीग्रिटी, इक्वलिटी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर को सोचिए, अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर करिए। ठीक है, जिससे हम अभी आपको जो है हमें भी लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, हमारी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस जो है बड़ी मेहनत से मैंने कलेक्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर है। यहाँ से मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके जो है जीएस के प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सारे हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस भी अगर आप करते हैं तो उसके लो लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस अब क्या है, मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये मैंने जो है सारा सब कुछ आपको बेसिक में जो है एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन आया था। 1976 में आपका संविधान संशोधन 42वां आया था। ये 1976 की बात है और यहाँ पर ये कह रहा है 1975। ठीक है, 1975 है तो यानी कि आप ओरिजिनल जो है, देखिए आपको अगर नहीं भी पता है 42वें संविधान संशोधन के बारे में तो अभी आपको इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कि मूल संविधान में हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है देखिए आपका फ्रेटर्निटी था, आपका सोवरेन था और इक्वलिटी था। ये आपके तीनों ऑप्शंस, आपके तीनों वर्ड जो हैं आपके मूल संविधान के में थे। तो आपका बचा कौन सा? इंटीग्रिटी बचा और इसका यही जो है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्या है। संविधान के 42वें संशोधन में आपके 3 वर्ड जो है प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। वो 3 वर्ड आपके क्या थे? सबसे पहला वर्ड था उसमें आपका सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, सेकंड था उसका वर्ड जो है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, और थर्ड जो है वर्ड था आपका सोशलिज्म। तो इस तरह से आपके ये 3 वर्ड थे जो आपके संविधान की जो है 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। संविधान के 42वें संशोधन से पहले जो है आपके ये तीनों जो है वर्ड आपके मूल संविधान में नहीं थे। ये जो है कब जोड़े गए थे? ये आपके जो है 42वें संविधान में जोड़े गए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है डीपली समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इंटीग्रिटी। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कितनी प्रकार के जो है न्याय हमारे भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं।
ठीक है, कितने प्रकार के न्याय जो है भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं? ठीक है, आप आंसर बताइएगा। ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका A2, B3, C4 एंड D is 1। बताइए। ये भी मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर रखा है, मेरे प्रियम्बल की एक ही वीडियो है जहाँ मैंने आपको पूरा बेसिक डीपली से समझा रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 तरह के जो न्याय जो है हमारी सरकार कराना चाहती है। सबसे पहला न्याय है आपका सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। सेकंड आपका न्याय है इकोनॉमिकली, ठीक है, एंड थर्ड वन इज है पॉलिटिकल। ठीक है, यानी कि हमारी जो सरकार है वो 3 तरह से न्याय करवाना चाहती है, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक तौर पर, ठीक है, और जो है राजनीतिक तौर पर। ये 3 तरह से हमारी जो है सरकार जो है न्याय करवाना चाहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका B3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द स्टेट डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इनमें जो है गिवन ऑप्शंस में है जो है आपको इंडिया को सेकुलर स्टेट जो है डिक्लेयर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इसका A फंडामेंटल राइट, B इज 9th शेड्यूल, ठीक है, C इज प्रीएम्बल एंड D इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो बताइए, आप जो है वीडियो को पॉज करिए, फिर सोचिए और आंसर मुझे दीजिए। मैं जब तक आपका यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या है कहानी। प्रीएम्बल में आपको मैंने बताया था, सेकुलरिज्म के बारे में बताया था कि हमारा जो है सेकुलरिज्म जो है प्रीएम्बल में दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स में है नहीं, 9th शेड्यूल में भी नहीं है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि DPSP में भी नहीं है। सेकुलरिज्म कहता क्या है? सेकुलरिज्म को हम कहते हैं हिंदी में पंथ निरपेक्षता। क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? यानी कि हमारी जो सरकार है वो किसी एक धर्म की नहीं है, ठीक है, उसकी नज़र में सभी धर्म इक्वल हैं, सभी धर्म बराबर हैं, वो किसी एक धर्म की नहीं है। किसी एक धर्म की नहीं है इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार धर्म विरोधी है, ना, ये कहना गलत होगा। हमारी सरकार धर्म विरोधी नहीं है, उसकी नज़र में जो है सभी धर्म बराबर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हुआ प्रीएम्बल। आप देख रहे होंगे कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेके आई हूँ। मैं यहाँ से आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? यानी कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन क्या कहता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रीएम्बल में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, जिसके ऑप्शन हैं A सोशलिस्ट, B सेक्युलर, C सोवरेन, D ग्राम स्वराज या E बोथ A एंड B। बताइए, कमेंट में आंसर करिए। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ सेकंड्स का वेट करिए, मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ इस पूरे कंसेप्ट को कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि इसके तहत जो है आपके 3 शब्द जो है संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सीधे सीधे ई होगा, बोथ A एंड B जो है सोशलिस्ट पहला शब्द एंड B इज सेक्युलर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इन प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या कॉमन है, जिसके ऑप्शन हैं A इकोनॉमिक, B फ्रेटर्निटी, C इज इंटीग्रिटी एंड D इज पॉलिटिकल या फिर E बोथ A एंड D। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रीएम्बल में क्या कॉमन है ये मैं आपको लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 वर्ड हैं जो आपके दोनों जगह कॉमन है, प्रीएम्बल में भी और DPSP में भी। तो क्या है, जब मैंने आपको बताया था हमारी जो सरकार है वो 3 तरह के न्याय कराना चाहती है। सबसे पहला न्याय है उसका राजनीतिक न्याय। क्या न्याय है उसका? राजनीतिक न्याय। ठीक है, सबसे पहला न्याय आपका ये हो गया, ये भी आपका जो है DPSP में लिखा हुआ है। सेकंड वन इज आर्थिक एंड थर्ड वन इज सोशल यानी कि सामाजिक। ठीक है,
तो ये जो है 3 तरह के न्याय हमारी सरकार कराना चाहती है, तो इसका आंसर आपका होगा बोथ ए एंड डी। क्या इसका आंसर होगा आपका? बोथ ए एंड डी, यानी कि हमारी जो सरकार है वो 3 तरह के न्याय कराना चाहती है, 3 तरह का जस्टिस कराना चाहती है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में समान रूप से उल्लिखित है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द आर्टिकल कॉमन इन फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल। फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि अब क्या है कॉमन में, कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर बिलिंगुअल में नहीं दे रखा है पीडीएफ में, ठीक है, आगे भविष्य में आपको बिलिंगुअल में पीडीएफ मिल जाएगी, बाद बाकी मैं जो है हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर ही रही हूँ। तो बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। इसका ए ऑप्शन है 9th, बी इज 15, सी इज 16, डी इज 13 और ई इज बोथ ए एंड सी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल में क्या कॉमन है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16, इन दोनों में जो लिखी बातें हैं वो आपके प्रीएम्बल में भी दी हुई हैं। 1916 आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 16 जो है फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 16 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि इसमें और जो है इसमें फ्रेटर्निटी भी लिखा हुआ है, जो कि हमारे प्रीएम्बल और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो है ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, यानी कि ये दोनों जो है आपके प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। ये आपके मौलिक अधिकार और प्रीएम्बल में दोनों में समान चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हु सेज दैट प्रीएम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फैक्ट है, ज़्यादा मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। इसका ए ऑप्शन है के एम मुंशी, बी इज ठाकुर भार्गव दास, सी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी इज टी टी कृष्णाचारी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है आपका के एम मुंशी है। के एम मुंशी जी ने ही कहा था कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो कि हॉरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली। क्या मतलब होता है? कुंडली, जो कि आपकी जन्म कुंडली वगैरह होती है, वही चीज़ है आपका हॉरोस्कोप। तो ये जो है आपका के एम मुंशी जी ने कहा था। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है इसका आपका, ए ऑप्शन है आपका अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है आयरलैंड, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए अगर आप प्रीएम्बल की, सिर्फ प्रीएम्बल की बात करें तो ये प्रीएम्बल जो है आपका यूएसए से है लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। वहीं अगर आप इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं, क्या कहा मैंने, वहीं अगर आप इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रस्तावना की जो भाषा है ये आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप इसके तहत आपका जो है कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसके तहत आपका जो है आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपका सी ऑप्शन हुआ करेक्ट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 हो गया, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन।
भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है? इसका ए ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, बी ऑप्शन इज फिलोसफी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन इज रिलीजियस कॉन्सेप्ट, डी इज इंडियन कल्चर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो लेक्चर है वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो जो है संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव कर रखते हैं, जिसको जो है संविधान सभा की प्रस्तावना का बेस माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। तो यही आपका जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसने रखा था? ये JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं जो कि भारतीय संविधान सभा का बेस माना जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहना चाह रहा है? द preamble of Indian Constitution is taken from, A option is United States of America, B option is Australia, C option is Canada and D is Ireland। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यही चीज़ मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ये वाला कंसेप्ट जो है बता चुकी हूँ कि अगर सिर्फ प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो USA से लिया गया है। ठीक है, वही चीज़। और अगर मैं इसकी प्रियम्बल की लैंग्वेज की बात करूं तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें जो है स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ए, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये आपका ऑप्शन हुआ फाइनल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच केस इज द लार्जेस्ट केस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की सभा का के जो केसेस है उन सब में से सबसे बड़ा केस क्या है? तो इसके ऑप्शन क्या है? ए, SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा केस है वो है आपका केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है आपका 1973 में आया था। इसमें जो है मैंने आपको बताया था संविधान सभा की सबसे बड़ी पीठ यानी कि 13 सदस्यों की पीठ बैठी थी, जिसमें जो है सभी जजेस थे। ठीक है, इसकी जो है अध्यक्षता जो है किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी A.K. शेखी जी ने। किसने करी थी? A.K. शेखी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो संविधान सभा की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, 13 सदस्यों की पीठ बैठी थी, जिसके जो अध्यक्षता A.K. शेखी जी ने की थी। और इस ये केस जाना जाता है केशवानंदन भारती वर्सेस केरल राज्य। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है? 12th क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ, यानी कि भारतीय संविधान में फ्रेटर्निटी नाम का एक शब्द दे रखा है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी नाम का एक शब्द दे रखा है, जिसका मतलब है ए, फ्रेंडलीनेस, बी, स्टेटहुड, सी, ब्रदरहुड एंड डी इज लव एंड अफेक्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की जो फ्रेटर्निटी है ये जो है आपकी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 16 में भी दी हुई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो फ्रेटर्निटी है इसका मतलब है ब्रदरहुड। क्या मतलब है इसका? ब्रदरहुड इसका मतलब है। तो सीधे सीधा आंसर इसका ब्रदरहुड हुआ। सीधी सी बात है, फ्रेंडलीनेस होगा नहीं, स्टेटहुड होगा नहीं और बच्चा हुआ आपका लव एंड अफेक्शन। तो ये बात भी संविधान में लिखी नहीं हो सकती। तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो गया? ब्रदरहुड। ये आपका आंसर है। इसमें लिखा है फ्रेटर्निटी में। और ये वाला जो ब्रदरहुड है यही वर्ड आपके आर्टिकल 16 में भी लिखा है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहना चाहता है? विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में से ऐसा कौन सा टर्म है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा रखा है? ठीक है, इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है प्रीएम्बल भी आएगा भारतीय संविधान की प्रीएम्बल में, कुछ मीन्स प्रिंटिंग है। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ए कम्युनिस्ट, बी सोशलिस्ट, सी सेकुलरिस्ट एंड डी इज इंटीग्रिटी। तो बताइए, इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी एंड सेकुलरिस्ट, ये तीनों जो हैं ये एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं। तो बच्चा कुछ कौन सा शब्द हुआ? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संपूर्ण संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो बढ़ते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 14th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। ए ऑप्शन इज पीपल ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन, डी इज पार्लियामेंट। तो बताइए, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना के तहत अल्टीमेट पावर यानी कि शक्ति है वो किसके हाथ में है? इसका ऑप्शन सिंपल सी बात है, क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन ही कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली। ठीक है, तो क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली। तो उसके अकॉर्डिंग जो है भारत की जनता ही इसकी अल्टीमेट पावर हुई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। अब 15th क्वेश्चन, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस स्टेटमेंट किसको बिलोंग करता है? द बेरूबारी केस, केशवानंदन भारती केस, सी इज फॉल्स, डी इज ट्रू, ओनली आफ्टर 42nd, सी ए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए अब कैसे सही करते हैं। देखिए फॉल्स तो सी ऑप्शन तो आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज के केस में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारी संविधान का हिस्सा है। और बेरूबारी केस जो है ये आपका आया था 1960 में, जिसमें ये कहा गया था कि इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बचा ये 42वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, 1976 में आया था ये, तो ये नहीं हो सकता। केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बचा। केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया था कि भारतीय संविधान का हिस्सा है हमारा प्रीएम्बल, भारतीय संविधान का हिस्सा है प्रीएम्बल। ये जो है केशवानंदन भारती केस में कहा गया था। ठीक है, ये कब आया था? 1973 में आया गया था ये। इसमें ये कहा गया था कि केशवानंदन भारती केस के अकॉर्डिंग जो है प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना ही नहीं संपूर्ण संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, ये भी इस केस में कहा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? प्रीएम्बल डिड नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल टर्म इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ए इसका ये ऑप्शन सेक्युलर, बी इज इंटीग्रिटी, सी इज फ्रेटर्निटी, डी इज ऑल ऑफ द अबव एंड डी ई इज नन ऑफ द अबव। तो बताइए, भारतीय संविधान के मूल संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? ठीक है, तो इसका आंसर सीधे आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा आपका? सीधे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ये जो है ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी कुछ देर पहले। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें, आपको फिर जो है आप आगे देखें।
अब अगर और भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्रीवियस सेशंस को देखें, आपको क्लियरली चीज़ें एक एक चीज़ एक्सप्लेन होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सादुल्ला, डी टी कृष्णाचारी, सी टी कृष्णाचारी, डी इस महात्मा गांधी। तो ये सिंपल सी बात है, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका ऑप्शन होगा ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सदस्य तो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया था कि प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी रखते हैं। नहीं, प्रीएम्बल में नहीं, संवैधानिक सभा में। ठीक है, संवैधानिक सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते हैं, जिसको जो है प्रीएम्बल का क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। ठीक है, प्रीएम्बल का बेस जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी रखते हैं। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 18 क्वेश्चन, हु सेड दैट प्रीएम्बल इज द ज्वेल सेट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए टी ठाकुर भार्गव दास, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एंड नन ऑफ द अबव। तो ये फैक्ट है, सिंपल सी बात है। मैं अपने लास्ट सेशन के लास्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठाकुर भार्गव दास इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहना चाहता है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26/1/1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? यानी कि भारतीय संविधान जब अस्तित्व में आया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था, तब कौन कौन से शब्द थे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड डी इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। ठीक है, ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अपने संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, अपने संविधान की प्रस्तावना या मूल संविधान में आपका सोवरेन भी था, सेक्युलर भी था, डेमोक्रेटिक भी था, रिपब्लिक भी था। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका? सी, यानी कि ए सोवरेन, असोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, चारों ही शब्द हमारे संविधान में के मूल संविधान में लिखे हुए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी राइट्स गिव इन आवर प्रीएम्बल एंड व्हाट आर देयर नेम? इन सीक्वेंस में, सीरीज में बताने हैं। ए 5 थे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। बी 4 एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। सी 5 एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, थॉट, वर्शिप। डी इज 4 फेथ, थॉट, बिलीफ, वर्शिप। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में याद रखना बेहद ज़रूरी है। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 अधिकार उल्लेखित हैं। 5 अधिकार उल्लेखित हैं, उनको जो है सीक्वेंस में रखा गया है। सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहले विचार आएंगे व्यक्ति के मन में। क्या कहा मैंने? सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आएंगे। विचार आने के बाद फिर वो उनको व्यक्त करेगा, यानी कि एक्सप्रेस करेगा। अब एक्सप्रेस करने के बाद सामने वाला उस पर विश्वास दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो विश्वास दिखाता है तो जो है फोर्थ क्या कहता है? फेथ, यानी कि उसमें विश्वास करेगा, धर्म के अकॉर्डिंग करेगा, और उसके बाद उपासना। तो ये 5 शब्द एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, पूरा सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो आपका 5th ए ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, यानी कि 5 राइट दिए हुए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो आई होप ये आपको सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेटिंग अपकमिंग नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे हमारा सेशन हुआ ख़त्म?
तो ये हमारा चैनल एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। आपको अगर चैनल सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें भी पता चले। देखिए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। आपका से जो वादा किया है 50 आउट ऑफ 50 कराने के लिए, ठीक है। ये हमारा वादा है आप सबकी कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम ये आपको ज़रूर करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें अप भी रहेंगे, क्योंकि देखिए एसएससी बोर्ड के पास फैक्ट्री नहीं है जहाँ से वो क्वेश्चन बना सके, वो प्रीवियस ईयर ही डालेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर और कुछ एसएससी बोर्ड से अप क्वेश्चन, यानी कि अगर आपका पेपर भी थोड़ा भी अप जाता है तो आपको परेशानी ना हो, आप सभी क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन से विदा लेती हूँ, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट अपकमिंग नोटिफिकेशंस।